आप थोड़ा शॉर्टकट में करके भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही प्रश्न का है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाने के लिए एक थोड़े स्टेप्स अगर ज़्यादा भी हुए तो मैंने रखा है ताकि आपको अच्छे से वो प्रश्न जो है वो समझ में आए, उसका हल समझ में आए। तो आज हम यही करने वाले हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का 4, जिसमें से आपको 4 प्रश्न आते हैं और वो चारों आपको हल करने रहते हैं और 1-1 मार्क्स आपको मिलता है। तो ये हो गए 4 मार्क्स। कहते हैं ये सम्स, जैसे जो प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 ए में आते हैं वैसे ही प्रश्न बी में भी आते हैं। आपको मैंने अंतर बता दिया है, ए और बी में क्या अंतर है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है। आपको एक में सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं रहती है। अब अगर आप डायरेक्टली आंसर आपको पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता आप छोटा सा रफ में या वहीं पर हल करके आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हल करना पड़ता है। तो चलिए आज हम प्रश्न क्रमांक 1 का बी देखेंगे, जिसमें से हमें 4 में से 4 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे आकृति दिया है, संलग्न आकृति में रेख ए ई लंब रेखा बी सी और एक डी एफ भी लंब है रेखा बी सी पर। उसके बाद दिया है ए ई 4 है, डी एफ 6 है और हमें पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस आकृति में ध्यान दीजिए कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसकी बात हो रही है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या है वो, इनका आधार। अगर आप देखेंगे तो इनका आधार जो है, दोनों त्रिभुजों में आधार क्या है, बीसी है। ठीक है, तो अगर आधार कॉमन रहता है तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लिखते हैं पहले कि क्या क्या दिया है। अगर आधार कॉमन रहता है तो हम उसकी जो संलग्न ऊंचाई रहती है वो लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, ये हमें याद करना है। तो उसकी संलग्न जो ऊंचाई है वो, इसकी ऊंचाई कितनी है, ए बी सी की ए ई और डी बी सी की ऊंचाई कितनी है, डी एफ। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर इसके कारण में लिख सकते हैं, आप पहले भी ये पंक्ति लिख सकते हैं कि समान आधार वाले जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है कि आपको ये कैसे आया। ठीक है, मतलब समान आधार वाले जो त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है ए का मान भी दिया है और डीएफ का मान भी दिया हुआ है। ए का मान कितना है, 4 और डीएफ का मान है 6, तो वो मैंने इन दोनों की जगह पर लिख लिया 4/6। क्या हम इसे काट सकते हैं, हाँ ये आराम से 2 से कट रहा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 3, हमने काट दिया उसको तो ये आ गया 2/3। मतलब ये है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर कितना आया हमारा, 2/3। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, अब आपको इसी में अलग भी प्रश्न आते हैं, किसी में समान ऊंचाई दी गई रहेगी और फिर 2 त्रिभुज दिया रहेगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, उनका आधार लेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रश्न आपको पहले पार्ट में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:5 हो तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए मैंने मान लिया कि ये जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी क्या है, छोटा त्रिभुज है और त्रिभुज पीक्यूआर बड़ा त्रिभुज है। वो जो भुजाओं का अनुपात दिया है उसके हिसाब से हमने ये अनुमान लगाया है। तो अब देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय क्या होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर होता है उसकी जो भुजाओं का अनुपात है उनके वर्गों के बराबर। ठीक है,
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय यही होता है। तो देखिए ABC है बटे PQR, हमें यहाँ पे कोई भी भुजा आप ले सकते हैं, बराबर AB का वर्ग बराबर बटे PQ का वर्ग। तो अनुपात दिया है भुजाओं का, तो हम वहां पर ये लिख लेते हैं। AB का मान लिया है कितना है, 2 है जो आपको दिया है प्रश्न में, तो 2 का वर्ग हो गया। और PQ का मान कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना आता है, 4, और 5 का वर्ग कितना आता है, 25। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR कितना आ गया हमारा, 4/25। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न एक मार्क्स के ही है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये स्टेप्स अगर प्रश्न जो है 2-3 स्टेप्स में ही हो जाता है तो आपको बस उतना ही लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए वो उतना काफी है। तो दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस का त्रिक है। जैसा कि अगर ये प्रश्न आपको प्रश्न क्रमांक 1A में रहता तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से टिक कर देना रहता है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, आपको इसको हल करके भी दिखाना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो पाइथागोरस का त्रिक है। तो पाइथागोरस का त्रिक पता करने के लिए हमारे पास क्या हल है कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें संख्या दी गई है क्या उसमें पाइथागोरस लग रहा है क्या। वो हम कैसे देखते हैं कि जो 2 छोटी भुजाएं रहती हैं उनका वर्ग निकालते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो अगर वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है मतलब वो पाइथागोरस है, अगर नहीं होता है मतलब वो वहां पे पाइथागोरस नहीं है। ठीक है, मतलब वो पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला मैंने लिखा है ए वाला, क्या है उसमें 4, 9 और 12। तो छोटी भुजा कौन सी है, 4 है और 9 है, मतलब इन दोनों का वर्ग करूंगी मैं और इनको जोड़ूंगी, फिर मैं देखूंगी क्या वो 12 के वर्ग के बराबर आ रहा है क्या। देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144। तो मैंने क्या किया, अब दोनों छोटी जो संख्या है उनके वर्गों को जोड़ा। 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर 16 प्लस 81, तो कितना आ गया, 97। अब देखिए ये तीसरी जो संख्या है उसका वर्ग है 144 और मैंने जोड़ा तो उसका कितना आया, 97। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। तो मैं आगे वही लिखूंगी कि 4 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग इज नॉट इक्वल टू 12 का वर्ग। ठीक है, मतलब यह पाइथागोरस का, ये मैंने जो आपको बताया अभी वही लिख लिया है कि बड़ी संख्या का वर्ग या अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है, मतलब यह पाइथागोरस का त्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए हम बी वाला देख लेते हैं। 24, 70 और 74। 24 का वर्ग होता है 576, 70 का वर्ग है 4900 और 74 का वर्ग है 5476। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, जो 2 छोटी संख्याएं हैं उनके वर्गों को अब हम जोड़ते हैं। 24 का वर्ग प्लस 70 का वर्ग बराबर 576 प्लस 4900, तो कितना आ गया, 5476। ये देखिए, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो तीसरी संख्या है उसके वर्ग के बराबर आया, मतलब इसमें पाइथागोरस का त्रिक है, यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, मतलब दो छोटी संख्याओं का वर्ग बराबर है तीसरी संख्या के, दो छोटी संख्याओं के वर्ग का योगफल बराबर है तीसरी संख्या के वर्ग के। ठीक है, मतलब हमने वही लिख लिया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस का त्रिक, यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा है, बी वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर वृत्त के अंतर्भाग में बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए बराबर 5.6, ई बी बराबर 10,
सी बराबर 8 हो तो ईडी बराबर कितना। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। देखिए, ये वृत्त है और उसकी जीवाएं, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये जीवाएं हैं। और प्रश्न में दिया है कि ये अंतर्भाग में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कहाँ पे कर रही है, ई पर। ठीक है, अब दिया है, कुछ मान दिए हुए हैं हमें, जैसे ए का मान दिया है 5.6, ई बी का मान दिया है 10, सी ई का मान दिया है 8। तो हमें ये जो ई डी दिख रहा है इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमें दिया है जीवाएं और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जीवाओं के अंतःछेदन का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, जीवाओं के अंतःछेदन का प्रमेय क्या होता है कि ये जो है, देखिए, एक जीवा जो है ए गुने ई बी बराबर होता है दूसरी जीवा सी ई गुने ई डी के। ठीक है, जहाँ पे वो प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहां से ही देखिए दोनों उनकी भुजाएं अलग अलग कर दी गई है। ए ई गुने बी ई बी बराबर सी ई गुने ई डी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा मान दिया हुआ है। हमें ए ई दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ई का मान, ई बी का मान, सी ई का मान भी दिया है। सिर्फ हमें ई डी का मान नहीं दिया है क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है। अगर हमारे पास इन तीनों का मान है तो हमें ई डी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमने रख लिया, ए ई बराबर 5.6, ई बी बराबर 10, सी बराबर 8 और ई डी वैसे ही रखा क्योंकि वो हमें ज्ञात करना है। अब क्या कर सकते हैं, हम ई डी को यहीं पे रहने देंगे और ये जो 8 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 8 यहाँ पर गुने में है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। तो इसलिए ये हो गया ई डी बराबर 5.6 गुने 10 बटे 8। ठीक है, अब हम इसे काट सकते हैं। 8 जो है 8 से ये कटेगा, ये 5.6 है मतलब ये 56 तो हो सकता है क्योंकि हम स्टार्टिंग में दशमलव ले लेंगे तो मतलब ये 56 बन जाएगा। तो हमने काट लिया उसको, तो 8 से ये 7 बार में कटा तो ये आ गया है 0.7 गुने 10। ठीक है, तो इसका गुना किया तो कितना हो गया, ई डी बराबर 7। देखिए, हमें यही ज्ञात करना था, ई डी बराबर कितना होगा, हमने ज्ञात कर लिया। ई डी बराबर कितना आया है, 7। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 120 अंश, तो कोण पी टी क्यू का मान कितना होगा। ये आप डायग्राम में देखिए कि ओ केंद्र है, ठीक है, और दो स्पर्श रेखाएं हैं टीपी तथा टी क्यू। ठीक है, और इसमें दिया है कि कोण पी ओ क्यू मतलब जो यहाँ पे केंद्र पे कोण बन रहा है उसका मान दिया हुआ है 120 अंश, और हमें पूछा है कि पी टी क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ये हमें पता है, तो हम उसी से करेंगे ये चीज, बहुत ही आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा हमें। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 होता है, इसलिए हम सभी कोणों को जोड़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन से कोण हैं, शुरुआत से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा पी टी क्यू जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस कोण टी क्यू ओ, ठीक है, प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 360 अंश। ठीक है, अब हम मान लिख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सा मान पता है, कौन कौन से कोणों का मान हमारे पास है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक ही दिया हुआ है प्रश्न में तो 120, तो ये 90 और 90 कहाँ से आ गया है, 90 और 90 ये यहाँ से आया है। देखिए, ये कैसे आया है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। ये कैसे होता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे वृत्त के एक बिंदु पे उसको टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो वृत्त के केंद्र से जो लाइन आती है मतलब जो त्रिज्या होती है वो वहां पर लंब होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए कोण P 90 हो गया है और कोण Q भी 90 हो गया है।
स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। तो इसलिए मैंने ये जो दोनों कोण थे इनका मान मैंने यहाँ पर 90 और 90 लिख दिया है। ठीक है, और पी ओ क्यू का मान 120 तो आपको प्रश्न में दिया हुआ ही है, सिर्फ कौन सा नहीं पता है हमें, पी टी क्यू। ठीक है, तो हम इन जो हमें पता है अब हम इनको जोड़ लेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 120, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, बराबर 360। तो अब क्या करेंगे, पी टी क्यू यही रखेंगे, 300 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये यहाँ पर प्लस में है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 360 माइनस 300। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ गया, कोण पी टी क्यू बराबर 60 अंश। ठीक है, ये हो गया हमारा पी टी क्यू का मान। अगर कभी भी आपको कोई चतुर्भुज दिया है उसमें से आपके पास 2-3 कोणों के माप पता है, अगर मान लीजिए 2 का पता है और आपको पता है कि वो समभुजा भी अगर समान होती है तो आप आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं, यही इसी से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। 3 का पता है तो और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा हमने इस प्रश्न में किया है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें होती है जिससे आसानी से आप ये जो प्रश्न है उसका हल निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि P का मान दिया हुआ है -1 और 1 और Q का मान दिया है 5 -7, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब हमें दूरी का सूत्र लगाना है इसमें। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, तो x1 y1 है, मतलब x1 का मान कितना है -1, y1 का मान 1, x2 का मान 5 और y2 का मान -7, ये भी लिख लिया। अब हम दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र क्या होता है, जो दूरी ज्ञात करनी है पी क्यू की, तो उसे करनी में ब्रैकेट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। हमने यहाँ पे x2 x1 y2 y1 कितना है वो लिख लिया है, तो और आसान है हमें इसमें डालना इस सूत्र में। देखिए x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है -1, तो x2 का 5 लिखा, बीच में यहाँ पे माइनस है, उसके बाद x1 का -1 है तो इसलिए इसको भी ब्रैकेट में डाल के -1 लिखा, फिर बाहर वर्ग। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है -7, वो लिखा, फिर बीच में माइनस, और y1 का मान कितना है 1, तो -1 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, तो मतलब 6 का वर्ग। ठीक है, वैसे ही -7 और -1, ये भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाते ही हैं, तो -8 का वर्ग। देखिए 5 1 6, 6 का वर्ग प्लस -7 -1 -8 का वर्ग। ठीक है, अब हम इसका वर्ग कर सकते हैं आसानी से। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, ये माइनस में भी है लेकिन जब वर्ग होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, तो ये लिख लिया करनी में 100। 100 किसका वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या है 10, मतलब पी क्यू जो है उसका उसकी दूरी कितनी आ गई हमारी 10। ठीक है, अगला प्रश्न, आपको प्रश्न में दिया है कि tan थीटा का मान 3/4 है, तो sec थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, tan थीटा का मान दिया है और sec थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा से। sec स्क्वायर थीटा कैसे होता है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, वो आपको ध्यान में रखना ही है, आसान रहेगा आपको प्रश्न हल करना। तो अब मैं इस सूत्र में क्या करूंगी, 10 का मान जो दिया हुआ है वो मैं रखती हूँ, 3/4 का वर्ग बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 1 + 3 का वर्ग 9/16 बराबर sec स्क्वायर थीटा।
अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 16 है नीचे, इसको हमने कॉमन लिया यहाँ पे नीचे, मतलब आप एलसीएम ले सकते हैं, समझ लीजिए। तो 16 एकम 16 प्लस 9/16 हो गया ये, और सेक स्क्वायर थीटा दूसरे साइड है ही। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 25/16। ये स्क्वायर में है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेक थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो अगर हमने वर्गमूल ले लिया तो क्या गया, सेक थीटा बराबर 5, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, मतलब सेक थीटा का मान हमारे पास आ गया है 5/4। दोनों पक्षों का जब हमने वर्गमूल लिया तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो गया। आपको ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय जो है वो, ये सूत्र जो है आपको, प्रमेय सूत्र जो भी है वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो ही आप प्रश्न हल आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपको नहीं ध्यान में है, नहीं याद है, तो आपको कठिनाई होगी हल करने में। अगला प्रश्न है, P का मान दिया है -3 और 1 और Q का मान दिया है 5 -2 से जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करो। तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि x1 y1 कितना है इसमें। माना कि P जो है वो x1 y1 है और Q वाला जो है वो x2 y2 है। मतलब P x1 का मान कितना, -3, y1 का मान 1, वैसे ही x2 का मान 5, y2 का मान -2 लिख लिया। अब हम रेखा PQ का ढाल ज्ञात करना है, तो PQ का ढाल बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, ये सूत्र है। y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 कितना है, -2, y1 कितना है 1, तो हम लिखते हैं -2 - 1। x2 कितना है 5 और x1 कितना है -3, तो क्या होगा 5 माइनस, ब्रैकेट में लिख लेंगे -3, ठीक है। तो ऊपर तो -2 - 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो -3 आएगा। नीचे 5 है, माइनस है, माइनस तो ये भी प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा उत्तर क्या आया, रेखा PQ का जो ढाल है वो कितना आया, -3/8, ठीक है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 9 सेमी तथा 12 सेमी हो तो उसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया है कि आपको दो भुजाओं का मान दिया है, तीसरे का ज्ञात करना है। मतलब बहुत आसान है, आपको इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो देखिए, ए बी का मान दिया है 9, बी सी का 12, तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना, मतलब कर्ण का ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है कि दो जो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योगफल बराबर होना चाहिए तीसरी भुजा के वर्ग के। तो ये सूत्र है हमारा, जो तीसरी मतलब जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी का मान हमें पता है 9 सेमी, प्लस बी सी का मान भी कितना है 12 सेमी। 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना आता है 81, 12 का 144, दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आया 225। इसी का वर्ग आया है 225। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे। तो AC बराबर कितना आया 15, क्योंकि 225 जो है वो 15 का वर्गमूल है, या बोल सकते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 15 सेमी, ठीक है। अगला है, किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेमी, 24 सेमी, 25 सेमी हो तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, और होगा तो उसका कारण लिखिए। ये भी आप देख रहे होंगे, हमने पाइथागोरस वाले या पाइथागोरस का त्रिक वाला सम्स किया, ये भी वैसे ही हमें दिख रहा है। मतलब इसमें भी हमें क्या करना है, जो दो छोटी भुजाएं हैं उनका हम वर्ग करेंगे और उनको जोड़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो जो तीसरी भुजा है उसके वर्ग के बराबर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है मतलब वो समकोण त्रिभुज है,
अगर नहीं आ रहा है मतलब वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो वही हम कर लेंगे। देखिए, वर्ग लिख लिया पहले सब भुजाओं का। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। ठीक है, दो छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ेंगे। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग आया 49 प्लस 24 का वर्ग है 576, दोनों को जोड़ दिया आ गया 625। आप देखिए ये 25 के वर्ग से बराबर ही है। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ा तो वो 25 के वर्ग के बराबर ही आया। तो मैंने लिख लिया 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर है 25 के वर्ग के। मतलब ये पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से यह जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि इन दो भुजाओं का वर्ग किया और उन दोनों को जोड़ा तब वो ये जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा होती है इसके वर्ग के बराबर आया। मतलब यह जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज ही है। मतलब ये जो संख्या दी गई है 7, 24 और 25 यह पाइथागोरस का त्रिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिभुज PQR में रेख RS यह कोण R की समद्विभाजक है। PR बराबर 15, RQ बराबर 20, PS बराबर 12, तो SQ का मान ज्ञात कीजिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो त्रिभुज PQR है, ये जो RS है ये समद्विभाजक है। PR का मान दिया है, RQ का मान दिया है, PS का मान दिया है और SQ का मान ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो इसमें हम कौन समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज PRQ में रेख RS यह कोण R की समद्विभाजक है, ये आपको दिया है प्रश्न में ही, तो इसलिए हम इसमें कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगाएंगे। तो वो क्या होता है कि PR बटे RQ बराबर है PS बटे SQ के। ठीक है, PR बटे RQ बराबर PS बटे SQ। अब आप देखेंगे तो इसमें से आपको ना तीन भुजाओं का मान आपके पास है। ठीक है, जैसे PR का है, RQ का है, PS का भी है, तो आप आसानी से SQ का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं PR का मान 15 है, RQ का मान 20 है, PS का मान 12 है और SQ वैसे ही रखा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप तिर्यक गुना कहिए तिर्यक गुना कर सकते हैं, या आप SQ को एक साइड में लेके बाकी तीन एक साइड में लेके जा सकते हैं। तो क्या होगा, SQ बराबर, देखिए SQ बराबर ये दोनों का आपस में गुना हो जाएगा 12 गुने 20 बटे 15। ये जो 15 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा और SQ सिर्फ हम एक साइड में लिख लिया हमने SQ को, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। आप चाहिए तो आपको ऐसे अगर लग रहा है कि कठिन है तो मैं ये भी बताती हूँ आप इसको कैसे कर सकते हैं कि 12 गुने 20 लिखा और दूसरे साइड आप तिर्यक गुना कर रहे हैं ना, तो 15 गुने SQ लिख सकते हैं। लेकिन आपको आगे के स्टेप में क्या करना होगा, 15 को इस साइड लेकर ही आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है। और ये 1 मार्क्स का ही प्रश्न है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे कि कौन सा कट होता है। तो ये आपको पता है ये कट हो रहा है 3 से, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ठीक है, तो नीचे 5 आया है, तो ये 5 से ये 20 कट जाएगा 4 बार में, तो ऊपर 4 गुने 4 बचा। ठीक है, यहाँ पर 3 से काटा था तो 4 बचा था, अब यहाँ पे 5 से 20 को काट दिया, यहाँ पर भी 4 बचा। तो ये क्या आ गया, 4 गुने 4, मतलब SQ बराबर कितना हो गया, 16। हमें यही ज्ञात करना था, SQ का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर लिया है, SQ का मान आया है 16। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, कोण A 30 अंश, EC का मान 14 है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए त्रिभुज है, इसमें एक दिया है 90 है, एक 30 है, मतलब जो तीसरी भुजा है वो 60 ही होगी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180। ठीक है, तो एक 90 है, एक 30 है, तो तीसरी जो भुजा होगी, तीसरा जो कोण होगा उसका मान 60 ही आएगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में
कोण बी बराबर 90, कोण ए बराबर 30, इसलिए कोण सी बराबर 60 अंश। तो अगर ये 30, 60, 90 है तो हम इसमें 30, 60, 90 का प्रमेय लगा सकते हैं। 30, 60, 90 के प्रमेय से हमें जो मान ज्ञात करना है हम वही भुजा लेंगे। ठीक है, देखिए आपको बीसी का मान ज्ञात करना है, इसलिए मैंने बीसी लिखा। जो बीसी है, बीसी जो है 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, ठीक है, बीसी वो आधी होती है कर्ण की। कर्ण क्या है? एसी। ठीक है, आधी होती है कर्ण की, मतलब 1/2 है एसी की, तो वही लिखा है मैंने। बीसी बराबर 1/2 गुने एसी। एसी का मान है हमारे पास, हाँ देखिए प्रश्न में लिखा है। हम लिख लेंगे 1/2 गुने 14। कटेगा ये, हाँ 2 से 14 कट जाएगा, कितनी बार में? 7 बार में। तो बीसी बराबर हमारा कितना आ गया? 7। ठीक है, ये भी बहुत आसान था। अगला प्रश्न, वृत्त के व्यास की लंबाई 7 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। ठीक है, ये देखिए अगर मान लीजिए ये वृत्त है तो आपको वृत्त में दिया है कि इसका व्यास, डायमीटर जो है ये आपका व्यास है, कितना दिया है? ये पूरा 7 दिया है। तो बोला है त्रिज्या निकालो। त्रिज्या कितना है? ये त्रिज्या है, या ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिज्या है। यहाँ पे आपको जो भी लाइन खींची गई है उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 त्रिज्याएं दिख रही है आपके सामने। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर जो व्यास दिया है, व्यास जो होता है उसका आधा त्रिज्या होती है। ठीक है, व्यास को अगर आधा करेंगे तो वो त्रिज्या हो जाती है, तो हमें वही करना है बस। देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया है? 7 सेमी। ठीक है, त्रिज्या जो है वो आधी होती है वृत्त के व्यास की, तो हम वही लिखेंगे। देखिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 1/2 गुने डी। डी क्या है? डायमीटर मतलब व्यास, तो आधा है किसका? व्यास का। तो व्यास कितना है? 7 सेमी, तो वो लिख लिया 1/2 गुने 7। और जब आप 7 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। 2 से 7 को काटा और हमें मिल गया 3.5, मतलब वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 3.5 सेमी। ठीक है, आपको ये इस तरह से भी आ सकता है कि अगर त्रिज्या दी गई है तो आप व्यास ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसका दुगुना कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5.5 सेमी और 4.2 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये प्रश्न जो है इसमें देखिए वृत्त जो है वो स्पर्श करते हैं, एक बाह्य स्पर्श करते हैं जैसा कि इस प्रश्न में दिया है, और एक अंतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको प्रश्न में सिर्फ स्पर्श करते हैं ऐसा लिखा होगा, अब वो बाह्य स्पर्श कर रहे हैं कि अंतः स्पर्श कर रहे हैं वो नहीं दिया है। तो उस समय आपको क्या करना होगा? आपको जैसे बाह्य स्पर्श है तो हम दोनों वृत्तों की जो केंद्र है मतलब त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं तो हमें बाह्य स्पर्श करने वाला मिल जाता है। ठीक है, जब अंतः स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? जो बड़ी त्रिज्या होती है उसमें से छोटी त्रिज्या को घटा दीजिए तो आपको अंतः स्पर्श करने वालों के बीच की दूरी मिल जाती है। ठीक है, जब दिया होगा प्रश्न में तो आप समझ लेंगे, जब लिखा ही नहीं है कि वो बाह्य स्पर्श कर रहे हैं या अंतः स्पर्श कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? तब आपको ये दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इस प्रश्न में आपको दिया है कि बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो अगर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं मतलब ये जो वृत्त है इनके समान है, बाह्य बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ एक केंद्र से लेकर दूसरे केंद्र तक आपको ज्ञात करना है दूरी, मतलब आपको सीधे सीधे जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है और मान लेते हैं कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है? R1 और R2 है, ताकि हम उसे जोड़ सकें। माना कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं R1 और R2 है, तो R1 एक का हो गया 5.5 सेमी और R2 है तो 4.2 सेमी दिया हुआ है आपको। दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, मतलब स्पर्श वृत्त प्रमेय से दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो बाह्य स्पर्शी वृत्तों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है या होता है। ठीक है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? R1 प्लस R2। R1 कितना है? 5.5 सेमी प्लस R2 कितना है? 4.2 सेमी। तो दोनों को जोड़ दिया और हमें आंसर मिल गया 9.7। मतलब इन दोनों
वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हुई? 9.7 सेमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा का मान कितना होगा? आपको पता है कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, उसका जो मान रहता है वो उसका उल्टा होता है। तो कैसे लिखते हैं हम? साइन थीटा जो है बराबर 1/, ये भी आप, ये सब तो आप 9वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये सब अभी तक अच्छे से ध्यान में भी होगा। तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, आपको जो मान दिया है वो आप इसी सूत्र में रख लीजिए। साइन थीटा का मान कितना है? 4/5, वो रख लिया। साइन थीटा की जगह पे लिख लिया 4/5 बराबर 1/कोसेक थीटा। अब आप इसका वही कर लीजिए, तिर्यक गुना कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? कोसेक थीटा यहाँ पर गया और 5 का 1 से अगर गुना किया तो 5 आया, लेकिन हमें वापस से 4 इधर ही लेकर आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वो एक स्टेप आपको बोलती हूँ, आप यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? आप इसको सीधे सीधे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 4/5 है तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? 5/4 ही मिलने वाला है। तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया? 5/4। अगला प्रश्न है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना? हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। ठीक है, देखिए कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1/tan थीटा होता है। वैसे ही टेन थीटा का मान कितना होता है? 1/cot थीटा होता है। ये दोनों हमें पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से किसी का भी मान इसमें लिख सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाएगा उत्तर। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा है और टेन थीटा बराबर है 1/cot थीटा, लेकिन मैं दोनों मान इसमें नहीं रखूंगी क्योंकि वापस से प्रश्न वैसे ही बन जाएगा। सिर्फ एक ही मान में रखूंगी। तो आगे मैंने क्या किया? कॉट थीटा वैसे ही रखा, लेकिन टेन थीटा की जगह पर मैंने लिख लिया 1/cot थीटा। देखिए टेन थीटा था, मैंने उसकी जगह पे टेन थीटा का मान कितना होता है? 1/cot थीटा, तो वो मैंने लिख लिया। तो अब क्या कर सकते हैं? आप देखिए कॉट थीटा ऊपर भी है, कॉट थीटा नीचे भी है, तो दोनों क्या होगा? कट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना बचा? सिर्फ एक। मतलब कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर कितना आ गया? 1। ऐसे ही आपको बाकी के जो भी है साइन कॉस वैसे भी आ सकते हैं। ये भी आसान है क्योंकि अभी इसके पहले वाला जो प्रश्न किया उसमें भी एक तरह से देखिए तो वैसे ही था, साइन और कॉसेक एक दूसरे के जो अपोजिट है, वैसे ही ये टेन और कॉट ये भी वही है। अगला प्रश्न, दी गई आकृति का निरीक्षण करो और बताओ कि दी गई त्रिभुजों की जोड़ी किस कसौटी से सर्वांगसम है। आप ये आकृति देख रहे हैं, इसमें से बोला है निरीक्षण करो और बताओ कि कौन से कसौटी से ये आपस में सर्वांगसम है। हमें दिख रहा है कि कोण ए आपस में सर्वांगसम दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है, और कोण सी और कोण पी भी आपस में सर्वांगसम बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दो कोण सर्वांगसम है, मतलब ये जो दोनों त्रिभुज है वो आपस में सर्वांगसम ही हो गया। अगर दो कोण सर्वांगसम है मतलब तीसरा कोण तो अपने आप सर्वांगसम हो ही जाएगा। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्यूआरपी में कोण ए सर्वांगसम कोण क्यू दत्त, क्योंकि दिया हुआ है, आकृति से ही आपको दिख रहा है लेकिन दिया है, और कोण सी सर्वांगसम कोण पी वो भी दत्त है। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे समरूपता की को कसौटी से, कोण कोण कसौटी से। ठीक है, हो गया। ये बस दो लाइन का है, आपको इतना ही लिखना है, आपको आसानी से 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में यदि कोण एबीसी का मान दिया है, देखिए ए बी सी अंतरलिखित कोण है, का मान दिया है 60 अंश, तो कोण एओसी का मान कितना होगा? केंद्र पर कोण बन रहा है, केंद्रीय कोण का माप पूछा है, कितना होगा हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है,
देखिए, वृत्त चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु से अंतरित किए गए कोण का माप उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र से अंतरित किए गए कोण के माप का आधा होता है। आसान भाषा में ये है कि अगर ये एक ही चाप है, आप देखिए ये चाप AC दिखाई दे रहा है, लाल से भी है। अगर इस यहाँ पे कोई कोण अंतरित किया गया है, जैसे कोण ABC है, और इसी चाप में आप देखेंगे तो कोण AOC भी है, मतलब ये जो ABC है ये आधा होगा कोण AOC का। यही ये जो दो पंक्ति लिखी है इसमें यही लिखा है कि जो अंतर्लिखित कोण है, अंतरित किया गया जो कोण है वो आधा होता है जो केंद्र पे जो कोण बना रहता है उसका। ठीक है, मतलब AOC जितना भी रहेगा उसका आधा होगा ABC। मान लीजिए अगर ये आता है, आप ये कोण जो है AOC आपका 200 है तो ABC कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा होता है। हमें बस वही यहाँ पे हल करके दिखाना है। देखिए, तो कोण ABC जो है, लिख लिया मैंने, ABC आधा है AOC का। ABC बराबर आधा 1/2 गुने AOC, सॉरी, ABC का मान कितना है, 60 दिया हुआ है, तो वो लिख लिया मैंने 60 बराबर 1/2 गुने AOC। AOC यहीं पे रखिए, ये उस साइड लेकर जाइए, कितना हो जाएगा, तो कोण AOC बराबर आ जाएगा 60 गुने 2, मतलब 120 अंश। AOC कितना आ गया, 120 अंश। देखिए AOC 120 है, इसीलिए ABC 60 है, क्योंकि 120 का आधा कितना होता है, 60। अगर ये आपको 60 दिया है तो आप इसको 120 कर सकते हैं, ये आपको 120 लिखा है तो आप इसको 60 बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपस में कैसे है, आधा है, या ये आप बोल सकते हैं कि जो केंद्रीय कोण होता है वो दुगुना होता है इसका, अंतर्लिखित कोण का, अंतरित किए गए कोण का। ठीक है, तो कोण AOC का मान आ गया हमारा 120। अगला है चक्रीय चतुर्भुज PQRS में कोण R 110 अंश है तो कोण P ज्ञात करो। ये देखिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें आपको दिया है कि ये जो R है ये 110 है, तो कोण P का मान ज्ञात करो। हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब क्या, कि अगर दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका माप आपको हमेशा 180 अंश ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोण P और कोण R इन दोनों को मैं जोड़ूंगी तो कितना होगा, 180 अंश होगा, और उसमें से एक का मान तो हमारे पास है तो हम दूसरे का आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं। तो मेजर कोण P प्लस मेजर कोण R बराबर कितना, 180 अंश। अब R का मान तो हमारे पास है 110, वो मैं लिख लूंगी। P का नहीं पता, P वैसे ही रखा, R का 110 वो लिखा, बराबर 180। अब क्या करेंगे, 110 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और 180 में से घटा देंगे, तो कोण P बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 110, ये हो गया, घटाया इसको तो हमें कितना मिल गया, कोण P बराबर 70 अंश। ठीक है, अगला प्रश्न, बिंदु P रेखा AB का मध्य बिंदु है। यदि A बराबर A-4 2 और B 6, 2 हो तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। ये देखिए, आपके सामने लिखा है कि A बराबर इतना दिया है, B बराबर दिया है, बिंदु P जो है वो उसका निर्देशांक कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है, बीच में है। तो हम लिख लेते हैं, जैसा कि हमें पता है कि दूरी का ही है ये, तो हमें x1 y1 x2 y2 भी लिखना है, और P का निर्देशांक क्या होगा, xy है। तो हमने A का कितना लिखा है, x1 y1, B का है x2 y2, और जो P है उसका x और y, मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है ताकि हम P का निर्देशांक ज्ञात कर सके। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, और उसका सूत्र क्या है कि x जो है, x का मान हमें ज्ञात करना है और y का ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2।
x1 कितना है 6 और नहीं x1 है -4 और x2 है 6, -4 + 6/2। 4 में से 6 में से 4 को हटाएंगे क्योंकि माइनस है तो आ गया 2, 2/2 किया, कट हो गया, हमें आंसर मिला 1। ठीक है, 2 से 2 कट हुआ तो 1 मिला। अब क्या ज्ञात करेंगे y का भी वैसे ही सूत्र हम लिखेंगे, y बराबर y1 + y2/2। y1 कितना है 2 और y2 कितना है वो भी है 2, तो 2 + 2/2। 2 + 2 कितना आया 4, 4/2 मतलब काटा इसको, 2 से 4 काटा, कितना आ गया 2, मतलब x का मान आया हमारा 1 और y का मान आया हमारा 2। मतलब हमने ज्ञात कर लिया है। देखिए p का मान हमें क्या ज्ञात करना था xy, तो इसलिए मध्य बिंदु p का निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ हमें 1 और 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा लास्ट सम था। अगर किसी को किसी सम में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर हो गया किसी है। को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अरविंद जादव बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मैम वो मतलब 14वां सवाल मुझे फिर से बताना था। 14 सम, हाँ हाँ ये वाला। यस यस। हाँ, इसमें क्या दिया है कि दो जो त्रिज्या दिया हुआ है और दोनों को बोला है कि वो बाह्य स्पर्श करते हैं। बाह्य मतलब बाहर से एक दूसरे को। तो आपको ये जो आकृति दिख रही है ये दूसरी आकृति के समान है। ठीक है, देखिए एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उनके केंद्र की दूरी, तो आप देख सकते हैं एक जो वृत्त है उसका केंद्र कहाँ पर है और दूसरा जो वृत्त है उसका केंद्र कहाँ है। आपको दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या, दोनों की अगर त्रिज्याओं को जोड़ देंगे मतलब आपको वो दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो मैंने इसमें वही किया है। इसमें सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ था इसलिए मैंने पहले उसको माना कि माना त्रिज्या क्या है r1 है, एक की त्रिज्या r1 है, एक की r2 है। ठीक है, और दोनों बाह्य स्पर्श करते हैं मतलब उनको जोड़ेंगे तो उनके केंद्र की दूरी के बराबर होगा। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी आ गई r1 + r2, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ा है बस। ठीक है, तो इसलिए 5.5 + 4.2 कितना आ गया 9.7। सिर्फ दोनों केंद्र की दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दिया है तो वो उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें मिल गई है। ठीक है, यस टीचर, थैंक यू टीचर। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस मुझे 18वां सवाल नहीं समझ में आया। 18, देखिए आप आसानी से सिंपल भाषा में ये याद रखिए कि जो केंद्र पे जो कोण बनता है केंद्रीय कोण होता है। ठीक है, और जो वृत्त के आपकी जो परिधि है उस पर जो कोण बन रहा है वो अंतर्लिखित कोण है। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख भी रहे होंगे, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप देख सकते हैं कि वृत्त पे जो कोण बन रहा है वो बड़ा दिख रहा है कि नहीं, और जो यहाँ पर कोण बना हुआ है वो छोटा दिख रहा है। ठीक है, मतलब आप इसको आसान से याद रखिए कि जो वृत्त पे बन रहा है वो बड़ा है, जो नहीं जो केंद्र पे बन रहा है वो बड़ा है, और जो वृत्त पे बन रहा है वो छोटा है। मतलब ये जो छोटा है मतलब वो आधा है किसका, केंद्र पे जो बन रहा है उसके। मैंने यहाँ पे जो है वही लिखा हुआ है कि देखिए जो कोण ABC है वो आधा है 1/2 किसका, केंद्रीय कोण का, कोण AOC का। AOC देखिए वही लिखा है, हमें ABC का मान दिया था तो वो लिख लिया 60 बटे बराबर 1/2 गुने AOC। अब AOC आप एक साइड में रखेंगे और ये जो नंबर से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पर बटे में, जब वो दूसरी तरफ गया तो वो गुने में हो गया, भाग में था, दूसरी तरफ गया तो वो गुने में हो गया। तो इसलिए कोण AOC बराबर आ गया 60 × 2, गुना किया तो 120 आ गया।
ठीक है, मतलब अगर आपका AOC 120 है तो ABC 60 होगा, AOC आपका 200 है तो ABC आपका 100 होगा, उसका आधा होता है ये वाला। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट मैम पांचवा सवाल टीचर एक बार। पांचवा, देखिए इसमें क्या है, 4 भुजाएं हैं, ठीक है, मतलब ये चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज के चारों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको उसका मान 360 ही मिलेगा। मैंने यहाँ पे इस प्रश्न में वही किया है, चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 मिलेगा। यहाँ पे वही किया है, चारों कोनों को जोड़ दिया है और मान लिखा है 360। एक का तो मान मुझे प्रश्न में दिया है, कोण POQ दिया है 120 अंश। बाकी बचा कोण, ये देखिए कोण TPO और कोण TQO, ये दोनों का मान 90-90 आया। कैसे? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, मतलब ये यहाँ पर लंब होती है। स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, मतलब ये यहाँ पर लंब होती है। लंब का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने कोण, ये देखिए कोण TQO भी 90 हो गया और कोण TPO भी 90 हो गया, तो उसका मान मैंने 90-90 लिख लिया। और ये तो 120 प्रश्न में दिया ही है, बराबर कितना? 360। अब इनको जोड़ा, 90-90 और 120 को जोड़ा तो आ गया 300, बराबर 360। फिर 360 में से 300 को घटा दिया तो हमें मिल गया, जो कोण का मान हमें नहीं पता था वो हमें आसानी से मिल गया। ठीक है, और कोई है जिसको पूछना है? टीचर सेकंड सम बताओ ना, नहीं तो प्रॉब्लम की वजह से लिख नहीं रहा था। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय लगा सकते हैं। प्रमेय क्या होता है कि दोनों त्रिभुज का आप एरिया लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर है जो उनकी संगत भुजाएं रहती हैं, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। मैंने एक ही लिखा है, आप कोई भी भुजा का नाम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ नहीं है। तो ये जो अनुपात दिया है वो भुजाओं का ही अनुपात दिया है ना, मतलब AB का मान कितना हो गया 2 और PQ का मान कितना हो गया 5, तो दोनों का वर्ग किया, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, तो हो गया, आ गया 4/25। और टीचर थर्ड वाला भी बता दो। ये पाइथागोरस का ट्रिक, ये तो हम बहुत सारे सम्स ऐसे किए। इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उसमें से 2 छोटी संख्या जो है उनका वर्ग कीजिए और उनको जोड़िए, फिर देखिए क्या वो तीसरी जो संख्या है उसके वर्ग के बराबर आ रही है क्या। तो देखिए यहाँ पे वही किया है, 2 छोटी संख्याओं का वर्ग किया, 4 का वर्ग, 9 का वर्ग 97, लेकिन वो जो तीसरी भुजा है उसके बराबर नहीं आया। तीसरी भुजा का जो वर्ग है उसका वर्ग 144 है, उसके बराबर नहीं आया। ठीक है, तो मतलब ये पाइथागोरस का ट्रिक नहीं है। लेकिन जब आप बी वाला देखेंगे तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 24 और 70। जी टीचर 24 समझ का गया। समझ गया, ठीक है, ठीक है मैडम, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है भूगोल का है, ओके तो सर। आप बाकी बच्चों लोग जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का भूगोल का समय हो गया है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैडम, आप लीव कीजिए। हाँ सर। संजय सर,
हाँ बोलिए सर, नमस्कार। हाँ सर, आपको कोच बना दिया है, अभी आप अपना लेक्चर ले सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर दें यहाँ से, सॉरी सर। स्टार्ट करें क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, स्टार्ट कीजिए, वो इससे मैथ्स में काफी समय चले गया, आप स्टार्ट कीजिए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपको पता है कि क्षेत्र भेद जो पाठ है, क्षेत्र अध्ययन, उसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग भूगोल जो विषय है, बोर्ड की परीक्षा में पाठ क्रमांक 1 क्षेत्र अध्ययन, बोर्ड के कौन से प्रश्न में ज्यादातर ये प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर विचार करेंगे, उस पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पिछले लेक्चरों में हमने अध्ययन किया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन लेंगे। दिखाई पड़ रही है पीपीटी? अभी जो है हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्र अध्ययन, एक समीक्षा। अभी क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने